नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बात बिहार की इसलिए क्योंकि बिहार अब नए रास्ते पर चल पड़ा है। बिहार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लगभग 20-25 सालों से नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, उनका सफ़र जो है बिहार में कम से कम जो है राजनीति जो थी वहाँ की और जिससे वो जुड़े थे, वो ख़त्म हो गया है। आप कह सकते हैं कि अब उनकी राजनीति की एक नई पारी शुरू हो रही है। तीसरी पारी आप कह सकते हैं क्योंकि पहली पारी में वो रेल मंत्री थे, सांसद थे और दिल्ली की राजनीति उन्होंने की थी। तो ये अब कहा जा सकता है कि उनके राजनीतिक जीवन की तीसरी पारी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं उनकी इस नई यात्रा का जो अब राज्यसभा से शुरू होगी। राज्यसभा में वो नहीं थे पहले, लोकसभा में थे, लेकिन राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने भरा है और अब जो है वो कुछ दिनों बाद जो है राज्यसभा में वो आ जाएंगे। तो बिहार में जो है सबसे बड़ा अब सवाल जो ये हो उठा है और सबके मन में ये बात है, बिहार वालों के मन में भी और बिहार के बाहर जो लोग हैं उनके मन में भी, कि भाई बिहार का जो है अगला सीएम जो है कौन होगा। और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, जो उनकी उम्र 50 साल है। उम्र बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि उनका पीछे का और अब का आगे जो है कहाँ से वो सफ़र शुरू कर रहे हैं अपना। तो उनकी जो जीवन की जो राजनीतिक यात्रा है वो 50 साल से शुरू हो रही है निशांत कुमार की, क्योंकि अभी कल ही जो है उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है और बाकायदा अब जो है वो पॉलिटिशियन जो है हो गए हैं और अब वो कुछ दिनों के बाद जो है बिहार की यात्रा करेंगे और बिहार को जानने समझने की कोशिश करेंगे। मतलब नीतीश कुमार के बेटे जो है राजनीति में आ गए हैं और नीतीश कुमार खुद जो है अब दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा में। तो फिर वही सवाल कि अब जो है कौन बनेगा सीएम। डिप्टी सीएम की बात निशांत कुमार के लिए कही जा रही है और ये बहुत स्वाभाविक सा लगता है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद जो है दे भी दिया जाएगा, मतलब उन्हें बना दिया जाएगा डिप्टी सीएम। लेकिन जो सवाल है वो है सीएम का, कि बिहार में जो है सीएम कौन होगा, नीतीश कुमार के बाद सीएम जो है बिहार का कौन होगा। और ये जाहिर सी बात है कि अब जो है बीजेपी का वहाँ सीएम होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है बिहार में पिछले कुछ सालों से और ख़ासकर कहें इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से, तो हर चीज़ जो है वहाँ लग रहा है जैसे कि सब कुछ पहले से ही जो है तय है। मतलब बहुत ही स्वाभाविक रूप से हो रहा है, बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि स्वतःस्फूर्त। जिस तरह से चुनाव हुआ, चुनाव के पहले जो है ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं को जो है सीएम बनाया जाएगा और वही हुआ, सीएम भी वो बने। लेकिन सब कोई इस बात को जानता था कि जो ये नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है उसे देखते हुए बीजेपी ने जो ये फैसला किया है वेट एंड वॉच का, उस नीति पे चल रही है बीजेपी। और कभी न कभी वो समय आएगा जब ऐसी स्थिति खुद बन जाएगी जेडीयू में कि भाई अब नीतीश कुमार को जो है छुट्टी दे दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जो है अब बीजेपी का ही होगा। और ये जो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। मतलब चुनाव हुआ, अभी नवंबर में रिजल्ट आया, 14 नवंबर को मैं तब वहीं था। ये पूरा जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, मैं 3 महीना लगभग बिहार में रहकर जो है मैंने इसे कवर किया था। और जिस दिन रिजल्ट आया था बिहार का, तब भी मैं वहीं था और बिहार के लगभग हर जिले में गया था और वहाँ से मैंने अपने इसी यूट्यूब के चैनल के लिए जो है रिपोर्टिंग की थी और लोगों को बताया था कि वहाँ क्या हो रहा है और किसकी संभावना है। तो अब वो चैप्टर फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के संदर्भ में वहाँ की जो राजनीति हो रही है वो बहुत सहज स्वाभाविक ढंग से जो है एक निश्चित गति से जो है आगे बढ़ रही है। भले ही उसमें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं हो, बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही स्वाभाविक ढंग से हो रहा है, क्योंकि ये तय था कि नीतीश कुमार जाएंगे। उनका स्वास्थ्य उन्हें इजाज़त नहीं देगा कि वो लंबा रहें सीएम की कुर्सी पर, लेकिन इतनी जल्दी होगा, 3 महीने के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, इसे इसे इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब राज्यसभा का सवाल आया तो राज्यसभा एक ऐसा मोड़ साबित हुआ कि नीतीश कुमार को जो है फैसला करना पड़ा और ये सबके हित में जो है अच्छा है। बिहार वालों के लिए भी अच्छा है, जेडीयू के लिए भी अच्छा है और बीजेपी के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि वो जो है इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। तो फिर वही सवाल कि आखिर सीएम कौन बनेगा। तो सीएम के पद के लिए जो है मोटे तौर पर 3 नाम जो है चल रहे हैं बिहार में भी और बिहार के
बाहर भी। पहला नाम तो जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनका नाम है। दूसरा जो है नाम चल रहा है नित्यानंद राय का, जो सेंट्रल में गृह राज्य मंत्री हैं और वो रहने वाले वैशाली के हैं वैसे, और फिर वो हाजीपुर से वो विधायक रह चुके हैं। और नित्यानंद राय जो सांसद बने हैं वो बने हैं उजियारपुर से, जो कि समस्तीपुर में पड़ता है। तो ये सांसद हैं फिलहाल उजियारपुर के नित्यानंद राय, और गृह राज्य मंत्री हैं, यादव समाज से आते हैं और बड़े दबंग हैं और बड़े अग्रेसिव भी हैं। तो उनका नाम जो है दूसरे नंबर पर चल रहा है। और तीसरा अब जो खबरें आई हैं कि जो पटना में एक विधायक हैं दीघा से, संजीव चौरसिया, जो कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनका नाम भी जो है गलियारे में चल रहा है। लोग बता रहे हैं, वो भी कई बार के विधायक हैं और बताया जाता है कि उनके पिता जो हैं गंगा प्रसाद, वो राज्यपाल हुआ करते थे कभी, और वो जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उनके पिता जो गंगा प्रसाद हैं, उनके बेटे हैं संजीव चौरसिया, जो कि दीघा से जो है इस बार भी चुनाव जीते हैं। तो उनका नाम भी चल रहा है। वो दरअसल सब चीज़ें घूम फिर कर आ जा रही है उत्तर प्रदेश से बारे में से इसे जोड़कर कहा जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने हैं, तो जो जातीय समीकरण बिहार में ऐसा बनाया जाए, सेट किया जाए, सीएम को वैसा ही चुना जाए, ताकि उसका असर जो है वो यूपी के चुनाव पर पड़े। मतलब दोनों जगह एक सी चीज़ दिखे, कहीं कोई फर्क ना दिखे। बीजेपी की पॉलिसी जो है वो साफ साफ दिखे कि वो कहाँ किसके साथ खड़ी है। तो उस हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये कि जो पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से लोग आएंगे, सीएम बनने की संभावना है। बीजेपी चुनेगी पिछड़ा या अति पिछड़ा। तो और पिछड़ा जो कि मैंने बताया सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, और अति पिछड़ा से जो है ये आपके संजीव चौरसिया आते हैं, जो कि दीघा के विधायक हैं। और तीसरा नाम जो मैंने बताया जो यादव समाज से हैं, नित्यानंद राय, जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है। तो अब इन तीनों नामों में ही जो है तय होना है मोटे तौर पर। और एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है सबको सरप्राइज देती है, कई स्टेट्स के जैसे उड़ीसा के, राजस्थान के और कई जगहों पर जो है वो एक ऐसा नाम देती है जिसके बारे में किसी को कल्पना भी नहीं होती। तो बिहार के बारे में भी लोगों का कहना है कि हो सकता है बीजेपी कोई ऐसा नाम चुने, ऐसा नाम तय करे सीएम पद के लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि बिहार की स्थिति कुछ अलग है। बिहार में अकेली बीजेपी वहाँ कभी नहीं रही सत्ता में। मतलब बिहार में बीजेपी का अकेले कोई अस्तित्व नहीं रहा है। बिहार में बीजेपी साथ चली है जेडीयू के, और जेडीयू के साथ चलकर ही उसने जो है वहाँ सरकार बनाई है, और चीफ मिनिस्टर रहे हैं नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों से ज़्यादा के समय तक। तो वहाँ ये वाली बात जो है कि बीजेपी कोई ऐसा नाम चुनेगी जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं होगा पहले, बड़े नाम के तौर पर, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में जो लोग बीजेपी के वहाँ लोकल लीडर रहे, मतलब अभी जितने भी नाम हैं बीजेपी के वो नेता के तौर पर, और वो हैं आपके सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, और तमाम ऐसे कई नाम हैं। एक नाम जरूर था बीजेपी के पास, सुशील मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक बड़ा नाम था, दिग्गज नाम था और काबिल नाम था। मतलब वो अगर रहते तो किसी को कोई शक शुबा के बिना जो है सीधे जो है उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता। लेकिन सुशील मोदी के कद का, उनके बराबर का बिहार में कोई नेता नहीं है बीजेपी के पास। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इन्हीं नेताओं में से, मतलब अभी जो नेताओं का समूह है बीजेपी का जिसके बारे में लोग जानते हैं, उसी में से किसी को चुनना होगा। क्योंकि ये नैतिक रूप से भी ये संभव नहीं है, क्योंकि जब सीएम की कुर्सी की बात आए तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं से एक नाम कहीं से चुनकर नहीं बिठा सकता, क्योंकि यही बीजेपी के जो नेता हैं सालों से जो है वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जेडीयू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं, और एक तरह से बीजेपी का वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिन लोगों ने सालों मेहनत की, दशकों मेहनत की, काम किया, उन्हें आप दरकिनार करके कोई और नया नाम वहाँ डाल देंगे। बीजेपी की अगर वहाँ स्थिति एमपी जैसी रहती, राजस्थान जैसी रहती, मतलब जहाँ पूरा बीजेपी का अपना अस्तित्व होता, तो वो शायद ऐसा कर सकती थी। उसके पास ऐसा करने की हिम्मत, कुव्वत सब कुछ
होता। तो ऐसे में बीजेपी के जो भी वहाँ लीडर हैं, स्थानीय नेता जो सालों से काम कर रहे हैं और अभी जो दिखते हैं, जिनका नाम लोगों को पता है, उन्हीं में से बीजेपी को किसी एक को सीएम बतौर सीएम जो है चुनना पड़ेगा। तो ये फ़र्क है कि दूसरे राज्यों में जहाँ बीजेपी मजबूत रही है, बीजेपी का पूरा शासन रहा है या शासन न भी रहा है तो अकेली वहाँ बीजेपी रही है, तो वहाँ तो बीजेपी की कोई ऐसा नाम ला सकती है। लेकिन चूँकि बिहार में बीजेपी अकेले दम पर कभी नहीं रही है, जेडीयू के साथ चली है, तो अभी जो वहाँ लीडर्स हैं, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उन्हीं में से किसी एक को चुनना होगा और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये बहुत सहज स्वाभाविक है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नया नाम जो है बीजेपी वहाँ देगी बतौर सीएम। तो अब जब ये दिखता है कि बीजेपी की इन्हीं में से किसी एक को चुनेगी, जो अभी वहाँ लीडर हैं बीजेपी की, तो वो नाम कौन होगा? मतलब कौन, किसकी संभावना जो है प्रबल है? अब ज़ाहिर-सी नाम है, 3 ही नाम अभी चल रहे हैं। एक जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, दूसरा जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय और तीसरा जो मैंने बताया कि संजीव चौरसिया जो कि दीघा के विधायक हैं, उनका। वैसे कहने को एक महिला का भी नाम चल रहा है कि हो सकता है महिला भी कोई बन जाए वहाँ की सीएम, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक नाम जो है रहेगा। और तो इसमें जो 3 नाम चर्चा में है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और संजीव चौरसिया का, तो उसमें जो मेरा आकलन ये है कि चूँकि जो लोग वहाँ बीजेपी के लीडर्स काम करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में, मतलब जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, ऐसा कई बार हुआ। तो उसमें जो लोग बीजेपी को तब भी जो है लगे रहे, काम करते रहे, डटे रहे। कहने का मतलब है कि इन बीजेपी लीडर्स में से ही किसी को एक को चुना जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें से सम्राट चौधरी की संभावना इसलिए प्रबल दिखती है और लोग बता भी रहे हैं कि वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो उसकी एक वजह है, ये आप कह सकते हैं कि भई वो बीजेपी में शुरू से नहीं है, मतलब बीजेपी के अपने आदमी नहीं हैं, आरएसएस के नहीं हैं, एबीपी के बीपी के नहीं हैं, और वो पहले आरजेडी में थे, आरजेडी से फिर जेडीयू में आए, फिर जो है गए आरजेडी में, फिर जो है बीजेपी में आए। लेकिन बीजेपी के आप रुख को देखें इसी विधानसभा चुनाव में, अगर आपको याद होगा अमित शाह जो है, जो चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय जो है वो गए थे सम्राट चौधरी के गांव, जो कि तारापुर, जो निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा का इनका सम्राट चौधरी का, वो है तारापुर, वो पड़ता है मुंगेर में। तो वहाँ की जनसभा में उन्होंने कहा था कि हम इन्हें आप समर्थन दीजिए, मतलब सम्राट चौधरी को, इन्हें हम बड़ा आदमी बनाएंगे। और आप देखिए आज है तारीख जो है 8 मार्च, और अभी जो है अमित शाह बंगाल में हैं, वहाँ जो है आज मिलने के लिए गए हैं सम्राट चौधरी। उन्हें दरअसल बुलावा भेजा गया है। ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ बिहार में अभी जो कुछ भी चल रहा है उसी पर बात हो रही होगी। तो जो दिख रहा है कि बीजेपी बार-बार ये संकेत दे रही है कि वो बीजेपी के जो वहाँ नेता हैं स्थानीय, उसमें से सबसे ज़्यादा भाव, सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा अटेंशन वो सम्राट चौधरी को दे रही है। और ये बात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो है चुनाव के पहले ही इसका एक तरह से ऐलान कर दिया था, और उसके बाद भी देखिए उन्हें गृह मंत्रालय जो है दिया गया, बिहार का डिप्टी सीएम बने। और अभी जो जितनी भी बातचीत होती है उसमें केंद्र में जो है सम्राट चौधरी रहते हैं। और अभी जो बुलावा आया है सम्राट चौधरी का, आज वो मिलने गए हैं पश्चिम बंगाल में अमित शाह से। तो इन सारी बातों को देख करके लगता है कि सम्राट चौधरी पर ही जो है बीजेपी दांव लगाए, और उसमें जो है बीजेपी इस बात को इग्नोर करे कि जो सम्राट चौधरी का जो अतीत है वो बीजेपी से नहीं जुड़ा है, आरएसएस से नहीं जुड़ा है, और वो आए हैं दरअसल आरजेडी से। हो सकता है कि बीजेपी इस बात को दरकिनार करे, क्योंकि बीजेपी ने ये भी देखा है कि कैसे जो है सम्राट चौधरी ने एक वक्त जो है घोषणा की थी, ऐलान किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, जब वो चले गए थे आरजेडी के पाले में। तब मुरेठा जो है, जो इसे पगड़ी, बिहार में मुरेठा कहते हैं पगड़ी को, तो उसे जो है कहा था कि हम ये नहीं बांधेंगे जब तक उन्हें हटा नहीं लेंगे। बाद में हालांकि स्थितियां बदल गई, लेकिन जब भी जो है नीतीश कुमार उस तरफ गए हैं, तब जो है बीजेपी के जो नेता डटे रहे, उसमें से ये सम्राट चौधरी जो है आगे रहे हैं। तो इन सब बातों का मुझे लगता है कि बीजेपी इन चीज़ों को देखेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए है कि बीजेपी का वहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है, मतलब वहाँ विकल्प कोई है ही नहीं।
वहाँ कोई ऐसा बड़ा नाम भी नहीं है कि जिसे वो जो है सहज स्वाभाविक ढंग से जो है बीजेपी उसे सीएम की कुर्सी दे दी। और दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो बहुत कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब नेता ही उस लेवल का नहीं है बिहार में, तो बीजेपी के हाथ बंधे हुए हैं। उसे इन्हीं में से किसी एक को चुनना होगा। और बिहार में एक और दिक्कत है कि बीजेपी वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में वो है ही नहीं, मतलब रास्ता ही नहीं वहाँ बचा है। अगर आपने मान लीजिए सम्राट चौधरी को न बनाकर नित्यानंद राय को बनाया या संजीव चौरसिया को बनाया या किसी महिला को बनाया, तो उसमें फिर दिक्कत ये हो सकती है कि सम्राट चौधरी जो हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं, और बीजेपी बार-बार ये एक तरह से इशारा करती रही है, संकेत देती रही है कि नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो वैसे में अगर बीजेपी मान लीजिए सम्राट चौधरी के अगेंस्ट कोई फैसला करती है, मतलब उन्हें सीएम नहीं बनाती है, तो फिर ये थोड़ी-सी जो है अजीब-सी स्थिति पैदा होगी बिहार की राजनीति के लिए और खुद बीजेपी के लिए भी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी को बार-बार ये संकेत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और वो आदमी इसी उम्मीद में मतलब अपना काम किए जा रहा है, और जब ये वक़्त आया कि भई उसे आप नवाज़ें, वो पद दें जिसकी लालसा में वो ये सब कर रहा है, मतलब उसके मन में एक इच्छा है और आप भी जो है उसे ऐसा करने में उसके साथ चल रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि हम बड़ा आदमी बनाएँगे चुनाव के पहले, फिर डिप्टी सीएम बना रहे हैं, फिर गृह मंत्री जो उसे खास करके बुला रहे हैं, उससे मीटिंग कर रहे हैं, बुलावा भेज रहे हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मिलने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे जब संकेत बीजेपी देती आ रही है सम्राट चौधरी को लेकर के, तो अचानक वो अब जब समय आएगा सीएम बनाने का, तो वो कैसे कहेगी कि नहीं, हम आपको नहीं बनाएँगे, किसी और को बनाएँगे। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं दिखता है और कॉमन सेंस के हिसाब से भी ये दिखता नहीं है। और बिहार की जो राजनीति है, जैसा मैंने बताया कि वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, रास्ता नहीं है इसके अलावा कि आप किसी नए को बना दें, किसी और को बना दें, किसी महिला को बना दें। ऐसी उसकी संभावना जो है वहाँ कम दिखती है, मतलब गुंजाइश नहीं है बिहार में ऐसी किसी और किसी कदम की। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।